नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। और आपको जैसे कि पता है, सोशल मीडिया पर वर्तमान समय में एक गैर राजनीतिक संगठन ओबीसी महासभा के नाम से सोशल मीडिया पर हमेशा चर्चित रहता है, जिसके ओबीसी जिला अध्यक्ष के साथ आज हम जो है मीटिंग पर बैठे हैं और इनसे पूछेंगे कि ओबीसी महासभा जो है कितना विस्तारित है और कितना जो है ये काम करता है, क्या ये संगठन आगे कितना आगे जाएगा, इसका राजनीति पर क्या असर पड़ेगा। और जैसे कि सोशल मीडिया पर कई तरह के तमाम सवाल जो है खड़े होते रहते हैं, जिनमें से अगर इस संगठन की हम बात करें तो ये संगठन जो है ओबीसी महासभा के नाम से चलता है। तो ओबीसी महासभा से ये तात्पर्य है कि ये कुछ वर्गों को पीछे छोड़ देता है। तो आखिर में इस संगठन का क्या मतलब है, कैसे ये आगे बढ़ता है, सभी के बारे में बात करेंगे। तो नमस्कार सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सोशल मीडिया पेज एवं यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने समय निकाला उसके बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपने ओबीसी महासभा में जिला अध्यक्ष के पद को स्वीकार किया है, तो जिला अध्यक्ष के पद पर रहते हुए आपके क्या क्या काम होते हैं, जिससे संगठन में क्या क्या करना पड़ता है आपको? मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि ओबीसी महासभा एक गैर राजनीतिक संगठन है, जिसमें पिछड़ा वर्ग, SC ST, अल्पसंख्यक वर्ग के सभी दबे कुचले लोगों की आवाज़ उठाती है। एवं जो वर्तमान में पिछड़ा वर्ग के जो संवैधानिक अधिकार हैं, जो लगभग आज से 70 साल से डले हुए हैं, जो सरकार गैर जिम्मेदारी से जो लगातार पिछड़ा वर्ग की वोट तो लेते हैं और उनके जो संवैधानिक अधिकार हैं उनको पूर्ण नहीं करती है। चाहे वो कांग्रेस हो, वर्तमान में मध्य प्रदेश में 20 सालों से ज़्यादा BJP सरकार है, वो संवैधानिक अधिकार नहीं पूरी कर पा रहे हैं। उसी की आवाज़ को उठाने के लिए ओबीसी महासभा काम कर रही है। और वर्तमान में ओबीसी महासभा पूरे देश में 22 राज्यों में काम कर रही है, जिसमें वर्तमान में कुछ राज्यों में जहाँ पे संवैधानिक अधिकार है, जैसे यूपी हो गया, तमिलनाडु हो गया, जहाँ पे 27% आरक्षण कहेंगे लागू हो गया। तमिलनाडु में आपने देखा है कि वहाँ पे 42% आरक्षण पिछड़ा वर्ग का लागू हो गया है। लेकिन वर्तमान में मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं है, यहाँ पे 14% आरक्षण दिया जा रहा है। इन्हीं मुद्दों को लेकर ओबीसी महासभा काम करती है और यही एक जिम्मेदारी संगठन ने मुझे दी है, जो मैं उस पर काम कर रहा हूँ। तो जैसे आप ओबीसी महासभा में इतनी सारे समाज को लेकर चलते हैं, तो उनमें से कोई यह समाज का एक ऐसा वर्ग है जिसको आप पीछे छोड़ रहे हैं? नहीं, ये हमारा सामाजिक संगठन है। इसमें सभी समाज के लोगों को बराबर की हिस्सेदारी की हम लोग मांग करते हैं। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, चाहे वो विधानसभा, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तीनों जगह पे जिसकी जितनी संख्या है उस हिसाब से उसे हिस्सेदारी मिलना चाहिए। तो जैसे सोशल मीडिया पर कई तरह के विवादित बयान आते हैं, जैसे सामान्य वर्ग के कुछ लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं, उनके द्वारा कई तरह की पोस्ट करी जाती है, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या यूट्यूब हो या फिर ट्विटर ही क्यों ना हो। वो ये पोस्ट यूज करते हैं कि जो है ये वर्ग जो है किसी एक वर्ग को ले रहा है और इनको सामान्य वर्ग के लोगों से या तो नफरत है इस महासभा को, या फिर ये जो है इस महासभा के द्वारा सामान्य वर्ग के लोगों को समझा नहीं जाता, ये पीछे छोड़ रहे हैं। तो क्या ऐसा है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ओबीसी महासभा किसी भी जाति और किसी भी धर्म का विरोध नहीं करती है। ओबीसी महासभा केवल जो वर्तमान में पाखंड को ज़्यादा फैलाते हैं, जो हमारे पिछड़ा वर्ग SC ST के गरीब लोगों को, जो शिक्षित नहीं हैं, उनको गलत बातें बताते हैं, उनसे इस प्रकार से दान या पुण्य या पाखंडवाद फैलाते हैं, तो उसका विरोध ओबीसी महासभा करती है। ओबीसी में ना किसी समाज से, ना किसी व्यक्ति से, ना किसी धर्म से कोई विरोध नहीं है। तो ओबीसी महासभा एक ऐसा संगठन है जिसमें कई सारे लोग हैं, कई सारे जो है विद्यार्थी हैं, कई बड़े लोग हैं। तो आपके साथ कोई बड़ा नेता है इसके पीछे? नहीं, हमारे इसमें कोई बड़ा नेता नहीं है। जो भी है एक जनसेवा के रूप में और अपने सामाजिक हिस्सेदारी के लिए अपने अपने समाज के जो समाज सेवी हैं वो लोग काम कर रहे हैं। हमारे संगठन को ना तो किसी पार्टी से, ना ही किसी नेता से कोई इस प्रकार से सहयोग नहीं है कि वो पूर्ण रूप से हमें आर्थिक रूप से मदद कर रहा हो। ओबीसी महासभा का हर छोटा छोटा कार्यकर्ता अपने स्वयं का मेहनत से जो रुपए कमाते हैं, 1 रुपये, 2 रुपये, 10 रुपये स्वयं की जेब से खर्च करके आंदोलन में जाता है
और अपना ही रुपये खर्च करते हैं। इसमें किसी भी पार्टी के नेताओं का कोई वो नहीं है कि कोई हम लोगों को फंडिंग करता हो। इस महासभा का मुख्य उद्देश्य क्या है? आखिर में ये करना क्या चाहती है महासभा? ओबीसी महासभा का मुख्य उद्देश्य मैं आपको एक लाइन में बताऊं, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अगर आपके समाज की जितने भी जनसंख्या है उसे उसकी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। आज भारत में लगभग 78 वर्ष पूर्ण हो गए हैं और अभी तक पिछड़ा वर्ग की जो जनसंख्या है उस हिसाब से ना ही तो उसे न्यायपालिका में, ना ही कार्यपालिका में और ना ही विधानसभा में उस प्रकार आरक्षण नहीं दिया गया है। आप वर्तमान में देखते हैं कि किसी एक विशेष वर्ग को, चाहे वो न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, विधानसभा या अन्य क्षेत्र हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, उसमें एक ही वर्ग का व्यक्ति विशेष ज़्यादा मिलता हैगा। और वो कौन वर्ग है? अब वो आप खुद देख सकते हैं वर्तमान में, चाहे वो सामान्य वर्ग के कोई भी व्यक्ति ले सकते हैं आप, जो परिवार को लगातार होते हैं। आज मैं हूँ, आज फिर मेरा बच्चा है, फिर उनके बच्चा है, फिर उनके बच्चा है। इन्हीं सब की हमारी लड़ाई है कि जब वर्तमान समय में जब हम लोग स्वतंत्रता आज 48 साल हो गए हैं, 78 वर्ष हो गए हैं, भारत देश आज़ाद हुए। जब इस आज़ादी में सभी का बराबर की हिस्सेदारी है, खून पसीना सभी ने बहाया है, तो भारत के हर चीज़ पे उस हर व्यक्ति का हिस्सेदारी है जो उसे मिलनी चाहिए, जो उसे नहीं मिल रहा है वर्तमान में आप देख रहे हैं कि भाजपा सरकार लगातार पिछड़ा वर्ग के साथ अन्याय कर रही है। आज हमारे ना जाने कितने पिछड़ा वर्ग के युवा साथी हैं जिनका 13% होल्ड रुका हुआ है और पिछड़ा वर्ग के लगभग 80% लोग मैं कहूँ तो इस प्रकार परिवार से आते हैं जिनके माता पिता मजदूरी करते हैं, घर से बाहर जाते हैं, जो 2-4 गाय भैंसे रखते हैं, पालते हैं, उन रुपयों से अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। और आज उन बच्चों को, आज मैं भी एक सामान्य वर्ग परिवार का लड़का हूँ, मेरे पिताजी भी किसानी करते हैं, तो मेरे भी 4 टेस्ट क्वालिफाई हुए हैं। मैं भी सरकार के सिस्टम से हारा हुआ आपके सामने बैठा हुआ हूँ। मेरा राजनीति में आने का या समाज सेवा में इस प्रकार से कोई उद्देश्य नहीं था। हम लोग मध्यम वर्ग परिवार के लड़के हैं और हमारे ना जाने कितने लाखों लोग हैं। आपको वर्तमान में आपको बताऊं, एक सरकारी डेटा के अनुसार 87,000 होल्ड पड़े हुए हैं मध्य प्रदेश में, जो पिछड़ा वर्ग के साथ लगातार अन्याय हो रहा है। मतलब 87,000 विद्यार्थी होल्ड हैं जिनकी अभी ज्वाइनिंग नहीं हुई, यही कहना चाह रहे हैं? नहीं, जो पद हैं पिछड़ा वर्ग के वो खाली रुके हुए हैं। अच्छा, पिछड़ा वर्ग की एक ऐसी जगह जो कि सरकारी संस्थाओं में पिछड़ा वर्ग की जो जगह होती है, जिससे जो हमें रिजर्वेशन के तौर पर मिलती है, जैसे सामान्य वर्ग की जो जगह निकलती है, ST वर्ग की जो जगह निकलती, जिनको हमको आरक्षण के तौर पर दिया जाता, उनके बारे में जो है संख्या है 87,000। वो पद पूरे खाली पड़े हैं। वो पद क्यों खाली पड़े हैं? इस सरकार की कूटनीति है। ये सरकार की कूटनीति है। आप 27% आरक्षण चाहते हैं, ऐसा क्यों? 27% आरक्षण जो एक आरक्षण है, जो बाबा साहब ने कहा था, जो पिछड़ी जातियां हैं उनको समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए आरक्षण दिया गया था। और आरक्षण का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं कि हम भीख मांग रहे हैं। ये हमारा अधिकार है कि आपको लगता है कि आप किसी भी विभाग में जाएं तो उसमें पिछड़ा वर्ग के व्यक्ति नाम मात्र का मिलता है। आरक्षण मिलने से एक मध्यम वर्ग परिवार का, गरीब व्यक्ति का, किसी परिवार का बेटा अगर सरकारी जॉब में लगता है तो वो भी देश की सेवा करता है, उसका भी परिवार सही मुख्य धारा में सामाजिक रूप से आगे आएगा। हमारी यही मांग है कि जो वर्तमान में जो हमारे युवा साथी हैं वो किस दिशा में जा रहे हैं। आज वर्तमान समय में कहूँ आपको कि अगर हमारी 100 जगह निकलती हैं तो 100 जगह में से 10% EWS के लिए चली जाती हैं, तो बची 90। उसमें से 20% ST हमारे भाई ले जाते हैं, बची 70। 16 हमारे चले जाते हैं SC भाई लोगों के पास, 70 बची 54। इसमें से वर्तमान में 14% जो जगह हैं वो पिछड़ा वर्ग को मिलती हैं, तो 40% शेष बचती हैं वो आप सामान्य वर्ग में डाल देते हैं। जो 13% होल्ड रुका हुआ है मध्य प्रदेश सरकार का, ये जब सुप्रीम कोर्ट ने, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कह दिया है कि सुप्रीम कोर्ट में इस प्रकार का कोई भी मुद्दा नहीं रुका हुआ है कि आप
लागू ना कर सकें। उन्होंने जवाब मांगा है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार, ये भाजपा सरकार, ये तानाशाह सरकार केवल पिछड़ा वर्ग विरोधी है। यह युवाओं के भविष्य के साथ खेलती है। आज ना जाने कितने हजारों पिछड़ा वर्ग के युवा साथी हैं, हमारे भाई बहन हैं, जो जिनसे मैं मिलता हूँ वो रोते हैं कि भैया हमारा इतना रुका हुआ है, मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। मध्य प्रदेश सरकार, एक मध्य प्रदेश राज्य में ना तो कोई इतना बड़ा उद्योग है कि कहीं हम लोग जाए प्राइवेट रूप से काम कर सकें। हमारे एक बुंदेलखंड का नाम लिया जाता है तो पिछड़ा जो क्षेत्र होते हैं उसमें लिया जाता है। आप पूरे बुंदेलखंड में आप यहाँ बता दीजिए कि जो ग्रेजुएशन किए हुए बच्चे हैं उनको कोई भी 10,000 15,000 रुपये देने के लिए भी लोग तरस रहे हैं, मिल नहीं रही हैं जॉबें। और वही सरकार की जो नीति है वो 13% होल्ड रुका के जो 14% अभी जारी किए हैं वो हमारे के जल्द से जल्द इसको पूरा करें। और जो वर्तमान में केंद्र सरकार ने जातिगत जनगणना के लिए कहा है कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे, हमारी सरकार से वो मुख्य मांग है जब जातिगत जनगणना कराए तो अब जातिगत कराएं। जब देश 1931 में एक बार जातिगत जनगणना हुई थी जिसमें जातिगत आंकड़े आए हुए थे, उससे लगभग आज 90 वर्ष के आसपास हो गए हैं, तब से आज तक जातिगत जनगणना नहीं हुई है। हम जानते हैं कि जातिगत जनगणना समवर्ती सूची एवं संघ का विषय है जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की अनुमति लगती है। जब वर्तमान में जातिगत जनगणना की मांग उठ रही है और ओबीसी महासभा इस मांग को लगातार उठा रही है कि हमारी जातिगत जनगणना कराएं, और जो भी चाहे वो सामान्य वर्ग का व्यक्ति हो, चाहे ब्राह्मण समाज हो, क्षत्रिय समाज हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई भी हो, जिसकी जितनी संख्या हो उसे विधानसभा, न्यायपालिका, कार्यपालिका में बराबर की हिस्सेदारी दी जाए। अगर इस बात से किसी को तकलीफ है तो वह सोच को सामंतवादी है, वह पिछड़ा वर्ग का विरोधी है और गरीबों का हक खा रहा है। जो गरीबों का हक खाएगा वही व्यक्ति जातिगत जनगणना और आरक्षण का विरोध करेगा। ओबीसी महासभा जो है सामान्य वर्ग का विरोध करती है या नहीं करती? नहीं करती, बिल्कुल नहीं करती। ओबीसी महासभा के हमारे कितने साथी हैं जो हमारा साथ देती है, बहुत सारे लोग हैं। हमारा विरोध केवल वो लोग करते हैं जो आज तक पिछड़ा वर्ग का, गरीब का हक खा रही है। आज जैसे मेरे पिताजी कॉलेज प्रोफेसर हैं, उन्होंने अपने लड़के को प्रोफेसर बना दिया, उनका जो लड़का बच्चा हुआ उन्होंने अपने को बना दिया। जब ये आरक्षण पूर्ण रूप से लागू हो जाएगा तो यह व्यवस्था बंद हो जाएगी, तो ये उन लोगों को बुरा लगता है। आरक्षण को आप कैसे देखते हैं सामान्य तरीके से? आरक्षण एक गरीब पिछड़े हुए समाज को सामाजिक मुख्य धारा में लाने के लिए आरक्षण का मतलब एक प्रकार से व्यवस्था है। ओबीसी महासभा छतरपुर जिले में और मध्य प्रदेश में कितने साल से संचालित है? ओबीसी महासभा लगभग 2018 से काम कर रही है और जो मुख्य रूप से 2020 से एक बड़े आंदोलन और लोग जुड़े, हमने उनकी परेशानी सुनी और आज काम कर रहे हैं। आप वर्तमान में देख रहे हैं कि पिछड़ा वर्ग, SC ST, अल्पसंख्यक वर्ग के ऊपर जो अत्याचार अन्याय हो रहे हैं, सरकार मुंह छुपा के बैठी हुई है और कुछ भी नहीं कर रही है। वर्तमान समय में आपने देखा कि छतरपुर जिले में कुछ दिन पहले एक नौगांव में घटना हुई, सीधे गोली मार दी गई। वो हम आपके युवा ही साथी था, जो 12वीं का स्टूडेंट था, जो टॉप अभी फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ था। उसे एक सामंतवादी व्यक्ति ने गोली मार दी केवल इस बात पे कि जो सरकार द्वारा खाद्यान्न वितरण होता है उसको मांगने के लिए गया था। एक वो घटना हुई। आपने कुछ दिन पहले महाराजपुर थाने के अंतर्गत एक आता है, वहाँ पे कुछ सामंतवादी लोग आते हैं और हमारे पाल समाज के एक महिला को उठाकर ले जाते हैं। कितनी बताऊँ मैं आपको। वर्तमान में एक घटना हमारे बड़ा मलहरा थाने के आसपास आती है जिसमें कुशवाहा समाज की 2 बच्चियाँ, एक 6 साल की, एक तो इस प्रकार की घटना ओबीसी महासभा एक्टिव होती है? हाँ, हम लोग तब एक्टिव होते हैं जब फरियादी की प्रशासन नहीं सुनती है, जब उनकी बात कोई नहीं सुनता है। मैं आपको बताऊं कि मेरे पास 24 घंटे कभी भी फ़ोन आते हैं, रात में 1 बजे, 2 बजे, दिन में कभी भी, कि सर मेरा ये हो गया है। वर्तमान समय में आपको बताऊं कि जो भू माफिया हैं, पिछड़ा वर्ग SC ST की ज़मीन पर जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं, उनकी ज़मीन पर प्लाटिंग कर रहे हैं। इस प्रकार के केस में कितने बताऊं। और हमारी जो शासन व्यवस्था है टूटी हुई है,
दुख मुझे तब होता है कि चाहे थाने से लेके राजस्व विभाग कचहरी में कहीं भी जाइए आप, एक 50,000 रुपये कमाने वाला कर्मचारी और 300 रुपये मजदूरी करने वाले व्यक्ति से 1,000 रुपये रिश्वत लेता है। इस प्रकार की जब मैं सुनता हूँ और अपने भाइयों से, चाचा लोगों से, समाज के लोगों से मिलता हूँ, बैठता हूँ, उठता हूँ, तो बहुत दुख होता है। यदि आपको आगे चल के किसी राजनीतिक पार्टी में जाने का मौका मिला तो आप किस पार्टी में जाएंगे? नहीं, अब इस प्रकार कोई नहीं सोचा हैगा, ना ही राजनीति में। मान लीजिए आपको कभी मौका मिला, जैसे आपका एक संगठन है, आप संगठन से काम करते हैं, तो आपकी जाहिर सी बात है कि आपकी पहचान भी हो गई होगी, लोग आपको जानते भी हैं, और क्या है कि आपसे लोग जुड़े भी हैं, तो आप अगर मौका मिलता है आपको तो आप किस पार्टी में जाना चाहेंगे? नहीं, अभी ऐसा कोई विचार नहीं। मान लीजिए आपको प्रपोजल आता है किसी भी पार्टी से, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो या फिर बीएसपी हो, कोई भी पार्टी हो, तो आप किसी को एक चुनना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और हमारा मुख्य उद्देश्य वर्तमान में पिछड़ा वर्ग का जो 27% आरक्षण है उसे पूर्ण लागू हो, जाति का जनगणना हो, और सामाजिक हिस्सेदारी है जो जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जब तक ये पूर्ण नहीं हो जाती है, हमने अब किसी बारे में सोचा नहीं है। और ओबीसी महासभा किसी भी राजनीतिक पार्टी का ना तो सपोर्ट करती है, ना ही उसका विरोध करती है, लेकिन जब आप जानते हैं कि जब जो पार्टी सत्ता में रहती है तो सवाल सत्ता से ही पूछे जाएंगे। अगर कोई व्यक्ति बुंदेलखंड से या हमारे खजुराहो लोकसभा से हमारे माननीय सांसद बी डी शर्मा जी हैं, स्वयं सी बात है, जब वो सांसद हैं तो सवाल हम उन्हीं से करेंगे। अब अगर इस प्रकार से अगर मैं बी डी शर्मा जी से अगर सवाल पूछता हूँ, उन पे अगर सवाल पूछता हूँ, तो अगर उस वर्ग के लोगों को अगर बुरा लगता है तो वो चुनाव ना लड़े, क्योंकि सवाल तो सत्ता से पूछा जाता है ना। जो लोकसभा में हमने वोट दिए हैं, आपको वहाँ भेजा है। वर्तमान में आपको बताऊँ कि मध्य प्रदेश सरकार में बीजेपी का कोई भी विधायक 27% आरक्षण को लेकर एक शब्द नहीं खोलता हैगा। मैं और बताऊँ, मुख्य रूप से जो पिछड़ा वर्ग के गुलाम नेता हैं, मैं आप जैसे जितने भी पिछड़ा वर्ग के हैं, कितने बता दूं मैं, मुख्य रूप से बीजेपी के एक शब्द नहीं खोलना चाहते हैं। गुलाम नेता कहने का तात्पर्य क्या? नेता जो पार्टी के लिए हैं, जो टिकट मांगते हैं अपने जाति के नाम पे कि मैं पिछड़ा वर्ग का हूँ, मैं पटेल हूँ, मैं कुशवाहा हूँ, मैं यादव हूँ, मैं सिवहारी हूँ, मैं साहू हूँ, मैं पाल हूँ। इस प्रकार से जब वो पार्टियों में जाते हैं तो पाल अपनी समाज को लेकर जाते हैं, मैं इस समाज से हूँ, मेरी समाज की वोट इतनी है और मुझे इस प्रकार से वोट टिकट दीजिए। जब आप टिकट लेने के लिए वहाँ पर जाति का नाम लेते हैं, तो जब आपकी जाति का अधिकार है तो आप क्यों नहीं मांगते? इस प्रकार के सभी नेताओं को मैं विरोध करता हूँ और उन सभी को गुलाम और चटुकारता पार्टी का मैं कहता हूँ, वो सभी के सभी गुलाम नेता हैं। अगर हिम्मत है तो अपनी पार्टी से सवाल कीजिए। आज आप सत्ता में हैं, कल आप सत्ता में नहीं रहेंगे तो फिर आप कहेंगे कि नहीं, हम आपका समर्थन करते हैं, हम चाहते हैं कि पिछड़ा वर्ग का आंदोलन। ये गाना रोइएगा मत, हिम्मत है तो अभी आइए सामने। एजुकेशन में आपने क्या क्या किया है? हमारी एजुकेशन मैंने बताया आपको, 2015 में हमारे मैथ ग्रुप से था मैं। उसके बाद 2016 में ITI हुई मेरी। उसके बाद से ग्रेजुएशन में BA की थी हमने, बैचलर ऑफ आर्ट्स से। और उसके बाद DMLT भी हमारी कंप्लीट है, वेटनरी भी हमारी कंप्लीट है, PGDCA भी हमारा कंप्लीट है और DMLT भी कंप्लीट है, और वर्तमान में MBA मेरी रनिंग में चल रही है। जैसे कि आप एक युवा नेता हैं, आप इतनी कम उम्र में जो है नेतागिरी में उतर आए हैं, तो आजकल के जो युवा हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं पहले आपको बताऊँ कि मैं कोई नेता नहीं हूँ, एक समाज सेवा के रूप में काम कर रहा हूँ। और मेरे हम उम्र साथी एवं मेरे आने वाले छोटे भाई बहनों से एक ही है कि आप पाखंडवाद से दूर रहें, शिक्षा को अपनाएं और अपनी डेली रूटीन में शिक्षा के साथ साथ संविधान को जरूर पढ़ें, क्योंकि जो हमारे संवैधानिक अधिकार हैं, जो बाबा साहब हमें दे के गए हैं, वो हम उस जो जिससे देश चलता हैगा उसको पढ़ें और अपने संवैधानिक अधिकार के लिए लड़ें, सरकार से मांग करें और एक मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई लड़ें और अपनी ज़िंदगी अच्छी से गुजारें। अगर आप संविधान को नहीं पढ़ेंगे तो आपको कोई भी व्यक्ति, चाहे थाने में जाएं, आप न्यायालय में जाएं, कहीं भी जाएं, आपको बुद्धू बना दिया जाएगा। और वर्तमान में अगर एक मान सम्मान की ज़िंदगी जीना है तो आपको बाबा साहब जो लिखा हुआ है संविधान पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उसमें आपको जो अधिकार दिए गए हैं उनको आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और मेरे आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि आज की भी जो युवा साथी हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग के हों, किसी भी समाज के हों, कोई भी हो, सभी को जातिवाद से उठकर सभी के न्याय के लिए आगे आना चाहिए, चाहे वो किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो।
और मैं आपके चैनल से मतलब एक और कहना चाहता हूँ कि ओबीसी महासभा के ऊपर कुछ आरोप लगाते हैं लोग कि किसी एक वर्ग को टारगेट करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ओबीसी महासभा अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए मांग उठाती है, और जब किसी व्यक्ति पर, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, अगर उस पर कोई अन्याय अत्याचार होता है, और अगर वो संगठन से संपर्क करता है, उनसे मदद मांगता है, तो संगठन उसके लिए आधी रात के लिए उसके साथ खड़ी होगी और प्रशासन से उस न्याय के लिए लड़ेगी। और आपको ओबीसी महासभा का जिला अध्यक्ष कब नियुक्त किया गया? आज लगभग मुझे संगठन ने 1 वर्ष पूर्ण होने को है जब जिम्मेदारी दी थी, और मैं संगठन के जो नियम हैं, निर्देश हैं, जो उनकी मांगें हैं, उन्हीं को लेकर समाज में और बहुजन महापुरुषों की जो विचारधारा है, संविधान के जो संवैधानिक अधिकार हैं, उनको जन जन तक पहुँचाने के लिए 24 घंटे तत्पर हूँ। मैं कोई नेता नहीं हूँ, मैं आपका भाई हूँ। हर उस व्यक्ति के लिए मैं 24 घंटे खड़ा हूँ जिसके साथ कोई भी व्यक्ति अन्याय अत्याचार करता है। ओबीसी महासभा के समस्त साथी एवं मैं उसके लिए हमेशा साथ खड़ा मिलूँगा आपको। आप कभी भी आजमा लीजिए। इस संगठन में आपके साथ साथ और कौन कौन है? मैं आपको बताऊं कि संगठन में मैं जिले के मुख्य रूप से बताऊं तो हमारे साथ में पूर्व विधायक आर.डी. प्रजापति जी, पूर्व जिला अध्यक्ष कांग्रेस के लखन पटेल जी, चरण सेवक पटेल जी जो वर्तमान कांग्रेस किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, विनोद पटेल जी जो राजनगर विधानसभा से प्रत्याशी रहे हैं, वो प्रदेश सचिव हैं, महिला प्रकोष्ठ से बहन हमारी रानी रेखवार जी, और जिले कार्यकारिणी में बताऊं कि हमारी छोटी बहन राजलक्ष्मी जो महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष हैं। ऐसे तमाम साथी हैं हमारे, मैं नाम गिनाऊंगा तो लगभग सैकड़ों के लोग। आप बार बार ये जो है आंदोलन करते हैं, कई बार छतरपुर कलेक्ट्रेट को लेकर कलेक्ट्रेट में आंदोलन के लिए जाते हैं, कई बार कई चीज़ों को लेकर, और आप बार बार भोपाल भी जाते हैं अपने संगठन के साथ। तो उससे कोई चीज़ प्रभावित होती है या फिर कुछ बदलाव होता है? हाँ बिल्कुल होता हैगा। जो हमारे लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जब हमारी विचारधारा लगातार जा रही है आपके चैनल के माध्यम से, हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से, वो देखते हैं, सुनते हैं, परखते हैं, जानते हैं कि हमारे साथ कितना अन्याय अत्याचार हुआ है, हमारे क्या संवैधानिक अधिकार हैं, तो लगातार हमसे लोग जुड़ रहे हैं। ये वर्तमान तानाशाह सरकार जो हमारी मांग है उनको पूर्ण रूप से नहीं कर रही है। इसका हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे आने वाले चुनाव में। वही अब की बार तो शायद लाडली बहनों ने उनका साथ दे दिया, तब की बार उन्हें कोई नहीं बचाएगा। बीजेपी सरकार अब की बार मध्य प्रदेश से जाएगी, और तभी आज के युवाओं को मध्य प्रदेश के एक मुख्य रूप से आज़ादी की अनुभूति होगी कि इन्होंने मध्य प्रदेश के युवाओं को किस गर्त में डाल रखा है। अगर पूरे देश में कहें तो मध्य प्रदेश में, अगर बेरोजगारी चरम पे है तो मध्य प्रदेश में। और आप इस सरकार को तानाशाह सरकार क्यों बोल रहे हैं, क्या कारण है? तानाशाह सरकार ये है कि जब वर्तमान में आपको बताऊं कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने जब मध्य प्रदेश से जवाब मांगा कि आप पिछड़ा वर्ग का 27% आरक्षण लागू क्यों नहीं कर रहे हैं, जब सुप्रीम कोर्ट में उसकी कोई याचिका दायर नहीं है, तब सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट से कोई ऐसे प्रतिबद्ध नहीं है कि आप कोई याचिका लगी हो। जब लगातार सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना भाजपा सरकार कर रही है तो उसको मैं क्या कहूँ। वर्तमान समय में देख रहे हैं आप कि जातिवाद के नाम पर कितने अन्याय अत्याचार हो रहे हैं। जो संविधान की मूल धारा है उसको लगातार कुचला जा रहा है। संविधान की बात नहीं मानी जा रही है। संविधान में लिखा हुआ है कि प्रति वर्ष 10 साल के वर्ष में जनगणना होनी चाहिए। आज 2011 के बाद आज 25 चल रही है, 15 साल होने को है। जो संविधान की अवहेलना नहीं तो क्या है। जब जो भी व्यक्ति संविधान को नहीं मानेगा वो हमारा खुला दुश्मन है, खुला हमारा विरोधी है, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी जाति का हो, किसी वर्ग का हो, कोई भी सरकार हो। वर्तमान में आपने सुना होगा कि मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि संविधान से समाजवाद शब्द को हटा देना चाहिए। आप इनकी मानसिकता को समझिए, क्यों हटाना चाहते हैं, समाजवाद क्या है, ये हम आपको समझने की ज़रूरत है। आज जो संविधान का विरोध करेगा वो हमारा सर्वप्रथम विरोधी रहेगा, और उसको हम खुले मंच से और खुली चुनौती देंगे। चाहे सिर कट जाना, सिर झुकेगा, और लगातार पिछड़ा वर्ग के सम्मान में, SC ST अल्पसंख्यक के वर्ग में, हर गरीब के वर्ग में ओबीसी महासभा उसके साथ खड़ी रहेगी। यह तानाशाह सरकार लगातार पिछड़ा वर्ग के विरोधी है। आज के युवाओं का अगर भविष्य गर्त में है, मेरे जैसे हज़ारों युवा, मैं भी वर्तमान में लगभग 4 टेस्ट क्वालिफाई किए बैठा हूँ। 2000 आपने 19-20 में देखा होगा, जिस समय NTPC के पेपर होने हुए थे तो वो पेपर टाल दिए गए थे और उपचुनाव करवाए गए थे। ये क्या है, युवाओं के भविष्य के साथ नहीं है। आपको युवाओं के भविष्य के युवाओं। दोस्तों ऐसा तो कई बार होता है कि अगर चुनाव से पहले कोई वैकेंसी आती है
और उस वैकेंसी के तुरंत बाद जो है कहीं चुनाव होना है तो कई बार सरकार के द्वारा चुनाव पहले करा दिए जाते हैं और उस भर्ती को जो है रोक दिया जाता है। उस भर्ती को होने में लगभग 2 से या 3 साल लग जाता है। इसके बाद 2-3 साल बाद फिर चुनाव आ जाता है। यही प्रक्रिया जो है सरकार अपनाती रहती है और इसी के द्वारा कई लोग, केवल ये नहीं, कई लोग बोलते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार नहीं, कई सरकारें जो है इस तरह के काम करती हैं तो वो एक प्रकार से तानाशाह सरकार हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पर कई बार पेपर भी लीक हो जाता है, इनके चुनाव लीक नहीं होते, इनका पेपर लीक हो जाता है। तो जैसे आपका ये संगठन है तो कहीं ये संगठन जातिवाद पैदा तो नहीं करता? नहीं, जो जाति के नाम पे, अपने वर्ग के नाम पे आज से लगभग 100 वर्षों से खाते आ रहे हैं, इसका वो लोग अफवाह फैला रहे हैं कि ओबीसी महासभा जातिवाद के नाम पे अफवाह फैला रही है। हम लोगों ने ऐसा क्या कहा है जाति के नाम पे? हम तो यही कह रहे हैं, अगर हम कुशवाहा है, अगर हमारी हिस्सेदारी 100 में से 5 है तो हमको 5 का हकदार मिलना चाहिए ना। अगर आप 10 के हैं तो आपको 10 मिलना चाहिए। अगर ये अपनी बराबर की हिस्सेदारी मांगना अगर जातिवाद है तो हाँ मैं जातिवाद हूँ। अगर इस लोगों के अपने अधिकार की बात करना अगर राजनीति है तो हाँ मैं राजनीति कर रहा हूँ। अगर समाज सेवा करने से हर गरीब व्यक्ति के साथ अगर मैं खड़ा हूँ, अगर मुझे कहा जाए कि आप राजनीति कर रहे हैं तो हाँ मैं राजनीतिक हूँ। मध्य प्रदेश सरकार में स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल शून्य पड़ी हुई है। कानून व्यवस्था, आप थाने में जाइए, कहीं भी जाइए, हर जगह सिफारिश या फिर आपको बिना रिश्वत से कोई काम नहीं होता है। आपको राजस्व विभाग में जाइए, आप हर जगह हर गरीब व्यक्ति से, चाहे वो किसी वर्ग का हो, उससे रिश्वत ली जाती हैगी। यह सबको सिस्टम सुधारने के लिए कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश सरकार जिम्मेदार है, जो मध्य प्रदेश में लगातार 20 वर्षों से यहाँ की जनता को फ्री में राशन बांटकर, फ्री में ये लाडली बहनों को उपहार देकर, इस सरासर संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ कि आप फ्री में बांटिए। क्यों बांट रहे हैं आप? क्या ज़रूरत है? आप अब ये सीधी रिश्वत दे रहे हैं आप जनता को। वो लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश की जनसंख्या पढ़ी लिखी नहीं है, इनको हम सीधा रुपये देंगे तो ये हमको कहीं ना कहीं देंगे। ये तो जैसे लाडली बहना के बारे में आपने कहा है, 1500, 1000, 1200 जो भी पैसा देती है सरकार। इसके अलावा 80 से 90 करोड़ के बीच में लोगों को खाद्यान्न दिया जाता है, यानी राशन दिया जाता, पर्ची दी जाती है, राशन दिया जाता। यदि भारत में लगभग 150 करोड़ लोग हैं और उनमें से 80 करोड़ को जो है ये दिया जाता, खाद्यान्न दिया जाता, तो इस पर सरकार के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? क्यों बांट रही है? मेरा एक सवाल सीधा है आपसे, वो आपके चैनल के माध्यम से लोग देख रहे हैं। अगर आपके कागजों में अगर भारत चौथी विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, अगर ऊपर के आदेश आगे आया है, तो आप 80 करोड़ लोगों को राशन खाद्यान्न देने की आपको क्या ज़रूरत है? एक सवाल आपसे और आपके चैनल से देखने वाले सभी लोगों से। आप खुद समझदार हैं। भारतीय जनता पार्टी केवल कागजों में विकास हो रहा हैगा। आपने वर्तमान में देखा राजस्थान में एक स्कूल जर्जर हो गया हैगा। मेरे निज ग्राम पंचायत, महला पंचायत लगती है, यहाँ का स्कूल की एक बिल्डिंग है जिसमें जर्जर हो चुकी है। यहाँ की मैंने टीचर से बात की है, वो लोग बोलते हैं कि भैया मैं 5 बार 6 बार 10 बार पूरे यहाँ पे अभी तक दिखाया उन्होंने मुझे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। जब कोई हादसा हो जाता है तो फिर माफ़ी मांगते हैं, ये हो गया वो हो गया। किसी भी आपने नहीं सुना होगा कि किसी भी कर्मचारी का, विधायक का, सांसद का, किसी का भी बंगला गिरा हो। इस प्रकार से है। और हमारे स्कूलों में आज तक किसी भी, हमारे में लोकल का बता रहा हूँ मैं, ऐसे स्कूल में जहाँ पे लाइट की व्यवस्था नहीं है, खाने की गुणवत्ता बिल्कुल शून्य है। जब से स्कूल हुआ है आज तक वहाँ पे कोई मीटर नहीं लगा है, कोई पंखा नहीं लगा हुआ है। जब मैं स्कूल में जाता हूँ, क्योंकि वहाँ पे हमारे बच्चे पढ़ते हैं, हमारे भाई बहन पढ़ते हैं, वहाँ पे गरीब का व्यक्ति जाता है, SC ST OBC और अल्पसंख्यक वर्ग का व्यक्ति जाता है। किसी तानाशाह का व्यक्ति नहीं जाता वहाँ पे, किसी कर्मचारी का व्यक्ति नहीं जाता वहाँ पे, किसी विधायक सांसद का व्यक्ति नहीं जाता वहाँ पे। अगर जाता होता तो मैं गारंटी के साथ आपके चैनल पे कहना चाहता हूँ कि वहाँ पे आज पूरी फुल व्यवस्था होती और पूर्ण रूप से पूरे पीरियड और पूरी किताबें हर चीज़ बिल्कुल अच्छी क्वालिटी में दिया जाता है। और आप एक और मैं आपके माध्यम से बताऊँ कि मध्य प्रदेश सरकार यहाँ के गरीब व्यक्तियों के साथ, गरीब बता रहा हूँ चाहे वो किसी व्यक्ति को, उसके साथ 2 प्रकार की शिक्षा प्रणाली है। कौन कौन सी? एक तो CBSE बोर्ड चला रहे हैं आप, MPSC बोर्ड चला रहे हैं आप। जितने भी प्राइमरी स्कूल हैं वहाँ पे आप एक बता दीजिए मुझे, मैं अपने लोकल का बता रहा हूँ, छतरपुर जिले का केवल प्राथमिक स्कूल, कौन सा स्कूल ग्रामीण लेवल पे CBSE बोर्ड का है? और आप आरक्षण की बात करते हैं, हमारे यहाँ पे
जो बच्चे पढ़ते हैं वर्तमान में, उनको रात में लाइट की दिक्कत जाती है, ट्यूशन कोई है नहीं हैगा, और स्कूल की व्यवस्था नहीं समय पे स्कूल पूर्ण रूप से लगते हैं, ना ही वहाँ पे पूर्ण रूप से कभी शिक्षक आते हैं नहीं आते, इस प्रकार से चलता हैगा। जब आप बराबर की एक शिक्षा प्रणाली हो, एक देश हो, एक राष्ट्र प्रणाली की नीति हो, एक शिक्षा नीति हो, जो लोग कहते हैं कि आरक्षण खत्म होना चाहिए, मैं कहता हूँ आरक्षण खत्म होना चाहिए। आप पिछड़ा वर्ग को केवल 20 साल आरक्षण दे दीजिए और शिक्षा प्रणाली एक रख लीजिए, एक देश एक शिक्षा नीति। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ ओबीसी महासभा खुल के कहे कि अब आरक्षण बंद कर देना चाहिए। हम लोगों को कॉम्पिटिशन में लाया ही नहीं गया है, हम लोगों के साथ लगातार दुर्व्यवहार किया गया है। आपने एक सिस्टम सुना हुआ कॉलेजियम प्रणाली, कॉलेजियम सिस्टम आपने सुना है। इस प्रणाली से जज की नियुक्ति होती है। वर्तमान समय में आज से लगभग 78 वर्ष होने के बाद कुल मात्र देश के 78 परिवार हैं। समझिए मेरी बात को, कुल मात्र 78 परिवार हैं जिनके परिवार से ही न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश बनते हैं। एक सोचने वाली बात है। मतलब एजुकेशन से जाके कोई न्यायाधीश नहीं बनता है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि और लोग मूर्ख हैं और लोग पढ़ते नहीं हैं। जरूरी है कि 78 परिवार के लोग ही न्यायाधीश बने? ऐसा तो नहीं होंगे। अब रिसर्च कीजिए आप, जो कॉलेजियन सिस्टम है, जो बिना परीक्षा के हो जाते हैं। आपने एक क्वेश्चन सुना होगा, अडानी की लड़की हैं, वो बिना परीक्षा दे यूपीएससी। हाँ, ऐसे तो कई केस आते हैं। ऐसा क्या पढ़ लिया भाई उन्होंने, बिना पढ़े अब यूपीएससी बन गए? हमारे यहाँ तो आसपास बुंदेलखंड का, मध्य प्रदेश में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कि बिना परीक्षा दिए हुए हों। इस चीज़ को हम आपको समझना चाहिए, हम आप युवाओं को समझना चाहिए। ये भाजपा भारतीय जनता पार्टी केवल हिंदुत्व के नाम पे, धर्म के नाम पे लड़ना चाहती है और वोट मांगती है कि, और जबकि हम आप जानते हैं कि धर्म एक आस्था का विषय है। ऐसा नहीं कि मैं धर्म को नहीं मानता हूँ, मैं मानता हूँ, लेकिन मैं दिखावट नहीं करता। मैं किसी को जल लेके चढ़ाता हूँ, फ़ोटो नहीं खिंचवाता हूँ। मैं किसी से नहीं कहता कि मेरे साथ चलिए कांवड़ यात्रा में, मेरे पास 500 लोग चल रहे हैं। क्या दिखावटी है? ये दिखाने की चीज़ थोड़ी ना है कोई। ये हमारे भाव हैं, आस्था का विषय है, इसका सभी लोग सम्मान करते हैं। और ओबीसी महासभा की पाखंड बात का विरोध करती है और किसी का भी नहीं। और वर्तमान में आपसे कहना चाहता हूँ और आपके चैनल के माध्यम से कि हमारे निज ग्राम का एक स्कूल है जिसका छत है बिल्कुल जर्जर स्थिति में है। अगर मेरी आवाज़ पहुँच पा रही हो हमारे जनप्रतिनिधि के पास, यहाँ के कर्मचारियों के पास, शिक्षा अधिकारी के पास, तो महोदय उसको देखिए, उसको सुधारने की कृपा कीजिए। क्योंकि आपका राजनीतिक गुरु कौन है? हमारे राजनीतिक गुरु सद्य श्री सुखलाल कुशवाहा जी हैं, जो हमेशा सामाजिक न्याय के लिए हमेशा लड़ते रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया और आगे आपको शुभकामनाएं इस संगठन के लिए, और आप आगे ऐसे ही बढ़ते रहें। धन्यवाद।